हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग किनके बारे में पढ़ रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। हमने कहाँ तक देखा था बताओ? हमने देखा था कि उनको हाउस अरेस्ट में कर दिया गया था, लेकिन वो भाग गए थे हाउस अरेस्ट से। ओके, 1941 में वो हाउस अरेस्ट से तो भाग गए। अब गए वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पता है उनकी हेल्प किसने की थी? अगा खान थ्री ने उनकी हेल्प करी थी भागने में। और फिर वो वहां से गए रशिया, और रशिया से कहाँ गए? जर्मनी। पता है जर्मनी याद है? हिटलर हमेशा हम लोग बोलते रहते ना, हिटलर हो क्या? ओके, हिटलर ने उनकी हेल्प करी थी। हिटलर का पूरा नाम क्या था? मिस्टर एडोल्फ हिटलर। मिस्टर एडोल्फ हिटलर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले 1941 में, लेकिन पता है एक गलत नाम के साथ मिले थे। कौन से नाम के साथ मिले थे? ओरलैंडो मोजाटा। क्या था? ओरलैंडो मोजाटा। इस नाम से वो मिस्टर एडोल्फ हिटलर से मिले। ठीक है, तो जब मिस्टर एडोल्फ हिटलर से तो वो मिल लिए, अब जर्मनी में वो थे कुछ दिन के लिए। तो पता है जर्मनी में उन्होंने क्या किया? उन्होंने आजाद हिंद रेडियो से रेगुलर पब्लिकेशन शुरू किया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आजाद हिंद रेडियो पे वो रेगुलर पब्लिकेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसके लिए कर रहे होंगे? इंडियंस के लिए कर रहे होंगे। इंडियंस को फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट करने के लिए कर रहे होंगे, इंडियंस को ब्रिटिशर से आजाद करवाने के लिए कर रहे होंगे। ओके, उन्होंने आजाद हिंद रेडियो से रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया। साथ ही साथ एक स्लोगन है ना, जय हिंद जय हिंद। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना प्रेयर में, जय हिंद। जय हिंद स्लोगन भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। अब वो कहाँ से दिए थे? अभी वो कहाँ थे? जर्मनी में। तो जर्मनी के आजाद हिंद रेडियो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का स्लोगन दिया था। ओके, और जर्मनी में ही उनको नाम दिया गया नेताजी का। ऑब्वियस सी बात है, उनका नाम पहले से तो नहीं था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका नाम तो सुभाष चंद्र बोस था। तो उनको नेताजी का उपाधि कहाँ पे मिला? जर्मनी में मिला था। ओके, अब जर्मनी हो गया। अब जर्मनी से वो गए जापान। ठीक है, जापान में अब वो जापान, पता है जापान भी गलत नाम से गए थे। जापान गए थे वो किस नाम से? आबिद हुसैन के नाम से गए थे। ओके, आबिद हुसैन के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान गए। ओके, जापान में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को हेड किया। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में एक दो लाइन बताते हैं। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी जो था ना, उनको मिस्टर मोहन सिंह ने बनाया था। किन्होंने बनाया था? मिस्टर मोहन सिंह ने। और मिस्टर मोहन सिंह ने जापान में पता है किन लोगों को मिलाकर के इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था? जापान में जो इंडियंस एज अ वॉर प्रिजनर थे। देखो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान भी इन्वॉल्व था। तो जापान ने जो भी इंडियंस किसकी तरफ से लड़ते थे? ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते थे। तो जापान ने जिन भी इंडियंस को ब्रिटिशर्स के साइड से अरेस्ट किया था जापान के अंदर, तो उन लोगों को मिला करके इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किससे हुआ था? जापान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मिला करके हुआ था। ओके, उसका गठन किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। अब मोहन सिंह उस वहां पे तो किए, अच्छे से किए, ठीक है। अब इसके बाद मोहन सिंह के हाथ से इंडियन नेशनल आर्मी चली गई थी रास बिहारी बोस जी के पास। रास बिहारी बोस जी से फिर लिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी की प्रेसिडेंसी को। समझ में आया? मतलब बनाया किन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को? मोहन सिंह जी ने। मोहन सिंह जी के बाद किनके पास आया? रास बिहारी बोस जी के पास। रास बिहारी बोस जी के बाद किसके पास आया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास इंडियन नेशनल आर्मी की प्रेसिडेंसी आई। ओके, इंडियन नेशनल आर्मी में अप्रॉक्स 40,000 प्रिजनर्स थे। प्रिजनर्स नहीं बोलेंगे, उनको आर्मी बोलेंगे। पता है इंडियन नेशनल आर्मी में ना 40,000 की आर्मी बनी थी। 40,000 पर्सन थे उसमें। ओके, और साथ ही साथ उसमें ना एक विमेन के लिए भी था, विमेन के लिए भी रेजिमेंट था। विमेन के लिए उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट।
ठीक है, मतलब लड़ने वाले विमेन भी थी, और विमेन का जो ग्रुप था उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद वो सिंगापुर आए, ठीक है, जापान में ही। उसके बाद वो सिंगापुर से पता है क्या किए, सिंगापुर से वो एक गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का गठन किए। वो मतलब कि जब इंडिया फ्री हो जाएगी तब कौन कौन गवर्नमेंट में रहेगा इसका गठन वो वहां पे किए। ओके, अब इसके बाद जब वो, अब उनको क्या करना था, अब उनको इंडिया आना था, ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए इंडिया आते। तो इंडिया आने के लिए उन्होंने फिर वहां पे आजाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी के लिए ब्लेसिंग्स मांगा, महात्मा गांधी से एक्चुअली ब्लेसिंग्स मांगा कि महात्मा गांधी दैट इज फादर ऑफ द नेशन। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किन्होंने बुलाया था। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही बुलाया था। ठीक है, कहाँ से बुलाए थे, सिंगापुर से। ओके, सिंगापुर से वो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बुलाए थे। ओके, अब सिंगापुर में क्या हुआ कि जो जापान की गवर्नमेंट थी ना, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किनको दे दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ देगी, तो इसीलिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडियन नेशनल आर्मी को दे दिया गया था। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम पड़ गया स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। क्या, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। ओके, सो ये नाम दे दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी पहुंची बर्मा। बर्मा मतलब म्यांमार। ओके, म्यांमार जो इंडिया के बगल में है। ओके, सो म्यांमार पहुंचे वो लोग। अब म्यांमार पहुंचने के बाद उनका काम क्या था, उनको फट से आना था कहाँ, इंडिया, ताकि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल सके। सो अब उनको इंडिया आना था, तो इंडिया आने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी की ब्लेसिंग्स मांगी थी कि महात्मा गांधी जी, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, ताकि वो लोग इंडिया आ सके और इंडिया से ब्रिटिशर्स को निकाल सके। जापान से आ गए बर्मा। अब बर्मा में वो नारा दिए, पता है कौन सा, चलो दिल्ली। चलो दिल्ली स्लोगन भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही दिया हुआ है। ओके, सो अभी तक कितने स्लोगन हो गए, जय हिंद हो गए, फादर ऑफ द नेशन भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही बुलाया था महात्मा गांधी को, और फिर अब चलो दिल्ली। ठीक है, तो चलो दिल्ली का स्लोगन दिए और इंडियन नेशनल आर्मी चलो दिल्ली बोलते हुए फिर इंडिया में एंटर कर गई। लेकिन फिर पता है क्या हुआ, वो इंडिया में एंटर तो कर गए थे, लड़ रहे थे, लेकिन 1944 में वर्ल्ड वॉर में जापान ने सरेंडर कर दिया था। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस किनके हेल्प से लड़ रहे थे, जापान के हेल्प से लड़ रहे थे, लेकिन अब जापान ही ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेक दिया था। तो अब इसमें फिर नेताजी क्या कर सकते थे, जब उनका सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो गया तो। लेकिन फिर भी वो बहुत दिन तक लड़ते रहे। लेकिन फिर एट रैंडम अचानक से पता है क्या हुआ, 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया। कैसे, एयर क्रैश में। ठीक है, एयर क्रैश में मतलब उनका फ्लाइट क्रैश कर गया था। तो जब उनका फ्लाइट क्रैश किया तो उनकी डेथ हो गई थी। अब उनकी फ्लाइट कहाँ पे क्रैश की थी बताओ, उनकी फ्लाइट जो है वो क्रैश की थी जापान में। ठीक है, वो उस टाइम पे 48 ईयर्स के थे। तो जब वो 48 ईयर्स के थे तो उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई, और इसी के कारण इंडियन नेशनल आर्मी भी फिर आगे कुछ ज्यादा कर नहीं पाई। ओके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी में जितने 40,000 लोग थे ना, तो उन लोगों को इंडिया में लाया गया, और ब्रिटिशर्स ना उन 40,000 लोगों को सजा देने वाला था। ठीक है, सजा देने वाला था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। इसी के कारण फिर पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चालू हो गया कि इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों को कोई सजा नहीं देगा। ब्रिटिशर सजा देने का सोचा, पूरे इंडियंस भड़क उठे कि नहीं, सजा नहीं देना, सजा नहीं देना है। और इसी बात का डर, ठीक है, इतने इंडियंस भड़के ना, इसी बात का डर ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इतने सारे लोग भड़क गए हैं, इतने सारे लोग भड़क गए कि उनको इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ओके, सो इसीलिए फिर 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिशर्स चले गए।
अब पता है एक बात, महात्मा गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या बोले थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ हुआ था ना, तो महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मम्मी को लेटर लिखे थे, ठीक है, कि एक कंडोलेंस लेटर कि ये बोलते हुए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो फिर न्यूज़पेपर्स में ना बहुत ज्यादा कमेंट आने लगे कि महात्मा गांधी जापान को फेवर कर रहे हैं, महात्मा गांधी जापान को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी तो जापान के सपोर्ट से लड़े थे। तो जब महात्मा गांधी लेटर लिखे तो सबको लगने लगा कि महात्मा गांधी जापान को फेवर कर रहे हैं। और जापान में और जर्मनी में क्या हुआ था, हिटलर ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को मारा था। तो और महात्मा गांधी क्या थे, नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे। तो इसीलिए फिर महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता है क्या बोला था, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जितना बड़ा देशभक्त कोई खोज के ला दे, कोई भी इंसान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जितना बड़ा देशभक्त है ही नहीं। ये लाइन थे महात्मा गांधी के। ओके, तो सोचो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कितने महान थे वो। ओके, और आज उन्हीं का 125th बर्थ एनिवर्सरी है। ओके, सो अगर आप लोगों को मेरी पूरे बात में कहीं पे कुछ डाउट हो या कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस हो, कुछ भी हो, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, टिल देन सी यू, बाय बाय। अरे रुको 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 रुको, एक डाउट था एक सब्सक्राइबर का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। मैं तो बताना भूल ही गई, कल के वीडियो में भी भूल गई, आज के पार्ट 1 में भी भूल गए, अभी भी भूल जाती। ओके, देखो एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब कि देश में रहते हैं वो। देखो अकेले नरेंद्र मोदी जी तो पूरा देश चला नहीं सकते हैं, उनको हेल्पर्स की तो जरूरत पड़ेगी ना, कि जो उनकी हेल्प करे। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी जी की हेल्प सेंटर के लेवल पे, मतलब इंडिया के लेवल पे कौन करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी। और एमपी के अंडर में बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है। तो स्टेट के अंदर भी सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो अब सीएम जो है उनकी हेल्प कौन करेगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलए। ओके, सो एमएलए किन की हेल्प करते हैं, सीएम की, मतलब चीफ मिनिस्टर की। और एमपी किन की हेल्प करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की, मतलब नरेंद्र मोदी जी की। समझ में आया? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।